ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था। मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। राइट। तो देखिए, मैंने कल फंडामेंटल बताया था इसका, मैं कुछ और फंडामेंटल थोड़ा सा बता रहा हूँ। या पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर पहले फंडामेंटल ही कर लो सारा, है ना। ये है, देखिए, जेड टेस्ट ऑफ जेड टेस्ट जेड टेस्ट फॉर नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, नेचर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा फंडामेंटली बता रहा हूँ सलीके से, राइट। ऐसा नहीं मैं फॉर्मूले की फॉर्म लिख रहा हूँ। देखो जरा यहां से, अगर कोई बॉडी है ना, और हम ये कह रहे हैं सपोज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इट्स वेट ओनली। तो देखिए, सपोज ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स वेट ओनली, अंडर इट्स वेट ओनली। इसका मतलब क्या है, वेट की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होगा, है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स दैट इज, इसका क्या मतलब है, दैट इज, अगर वेट है तो वेट बॉडी का सीजी पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो ये W बराबर क्या होता है, mg, द वेट ऑफ ग्रेविटी दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द बॉडी, एक्टिंग अपॉन द बॉडी। ठीक, केवल यही होगा बस। ग्रेविटी इज द एक्सटर्नल फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, यही एक्सटर्नल फोर्स एक तरीके से। एंड ठीक, लेट जेड बी द हाइट, सुनना, लेट जेड बी द हाइट ऑफ, जेड बी द हाइट ऑफ द सीजी, जेड बी द हाइट ऑफ द सीजी ऑफ द बॉडी, राइट। बॉडी की जो हाइट है ना, सीजी की हाइट, क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो किस पॉइंट पे एक्ट करता है, हमेशा उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, राइट। तो हमने क्या ले लिया, देखिए जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट होगा ना, सीजी, जी इज द जीएस सीजी, सेंटर ऑफ वेट, हमेशा किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। ठीक, तो ए पॉइंट इनसाइड, ए पॉइंट of the body at which the weight of the body is act, is that point is known as center of gravity। मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही क्या हो गया, फिर जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होता है ना, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो ये F, और ये पॉइंट क्या हो जाता था हमारा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मींस CG यानी G इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो क्या है, लेट जेड बी द हाइट ऑफ द CG ऑफ द बॉडी, above a fixed point or a fixed horizontal plane, or a fixed horizontal plane।
Let us suppose and suppose that z is the function of theta. Z is the function of थीटा. z जो है वो फंक्शन है किसका? थीटा का है. राइट. अब एक बात देखिए, दैट इज, इसका मतलब है दैट इज, बहुत इंटरेस्टिंग, z इज द फंक्शन ऑफ थीटा. अच्छा, अब जरा एक बात मैं यूज कर रहा हूं, मैंने वर्चुअल वर्क में बड़ा अच्छे से सिखाया आप लोगों को. अब वो अलग बात है कि आपने, है ना, वर्चुअल वर्क में मैंने पढ़ाया. अगर किसको नहीं पता है तो पहले वर्चुअल वर्क की क्लास स्टार्टिंग की देखिए, बिल्कुल, है ना. पूरा फंडामेंटल वर्चुअल वर्क का पढ़ना चाहिए हर स्टूडेंट को. ठीक, तो देखिए z बराबर एफ थीटा और हाइट है. देखना, अगर ये फिक्स्ड प्लेन है, यानी किसी भी बॉडी की सीजी, सपोज करिए ये है, ये इसकी सीजी है जी, और ये कोई बॉडी है, रॉड ले ली मैंने समझाने के लिए, ये कोई रॉड है और ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहां से इसकी जो हाइट है वो जेड है. राइट, ये जेड है हाइट एवं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझना जरा. फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये राइट. अब ये हाइट है इसकी. राइट, तो ये तो हाइट एबव ले रहे हैं हम, और ये वेट किधर होगा? बॉडी का इधर करेगा एक्ट, सीजी पर. यही तो करेगा सीजी पर एक्ट. डब्ल्यू, बॉडी का वेट हमेशा सीजी पर एक्ट करता है. तो बाई द वर्चुअल वर्क, यानी डायरेक्शन नीचे, और हाइट का मेजरमेंट क्या ले रहे हैं हम? इसके अपोजिट ले रहे हैं, ये दिस हाइट. राइट, तो क्या हो जाएगा? तो बी है माइनस जेड इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 बाई वर्चुअल वर्क. वर्चुअल वर्क बेटा मैंने क्वेश्चन में सिखाया होगा, प्रॉब्लम कराई थी ऐसी वर्चुअल वर्क में, ध्यान करिएगा जरा. राइट, अब देखिए जब वर्चुअल वर्क में आप, और जेड क्या है? हाइट है. तो इम्प्लाई दैट क्या, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या इम्प्लाइज करेगा? हाइट है वो तो 0 होगी नहीं, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0. मैं इसको क्या लिख दूं? डेल्टा जेड हाइट है ना, तो सॉरी, माफ करिए, प्लीज माफ करिए, ये आ जाएगा डब्लू इंटू डेल्टा जेड वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट, है ना. डब्लू तो कभी 0 होगा नहीं, और डेल्टा जेड क्या आ जाएगा? 0. और मैं इस डेल्टा जेड को क्या लिख लूं बताओ? डेल्टा जेड ओवर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0. क्योंकि इस डेल्टा थीटा क्या है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम स्टेबल. तो दैट इज क्या आ जाएगा बताओ? इम्प्लाई दैट dz over d theta is equal to 0 when thus as delta theta tends to 0. टेंस टू 0 का मतलब 0 कभी होगा नहीं, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0 वेरी स्मॉल. और यही तो कहते थे हम वर्चुअल वर्क डन में. वर्चुअल वर्क में क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, जिसको हम हाइपोथेटिकल कहते थे. तो फॉर इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल द नेसेसरी कंडीशन विल बी क्या? क्लियर? बस अब देखिए जरा, इधर लिख देता हूं, यहां देखिए, इधर देखिए, द इक्विलिब्रियम, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर, नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम is stable, equilibrium is stable or
अनस्टेबल इज क्या होगी डी जेड ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, राइट। ये नेसेसरी कंडीशन है, याद रहे दिस। अब बात आती है कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल। ध्यान करिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हाइट की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल इज इक्विलिब्रियम, है ना। तो देखिए, बस अभी क्वेश्चन कराते हैं बेटा, ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब करा देते हैं आज। दिस टॉपिक इज फिनिश। इसके बाद एक टॉपिक बचा है लास्ट, फोर्स इन 3 डायमेंशन। ओके, 3 दिन की क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट यूनिट में 3 दिन में खत्म कर दूंगा उसकी, ठीक है, 3 या 4 दिन में। संडे में क्लास होगी, संडे में। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स परचेज कर लीजिए फटाफट। इधर देखिए, इधर सुने, द इक्विलिब्रियम is stable if z is minimum, why? क्योंकि z मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। h क्या है, हाइट, z क्या है, हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी क्या, z इज मिनिमम, दैट इज, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब z इज मिनिमम कब होगी, जरा बताइए। दैट इज देन, तब क्या है, d2z ओवर d थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। इस नेसेसरी कंडीशन से क्या, यहां से एक लाइन यहाँ, dz ओवर d थीटा इक्वल टू 0, सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आती है निकल के यहां से, सपोज थीटा इक्वल टू अल्फा, से हमने मान लिया सपोज कि इसको सॉल्व करने पर थीटा इक्वल टू अल्फा आता है, राइट। ये आ गई एट थीटा इक्वल टू अल्फा, तब कैसा होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा हो जाए, z इज मिनिमम, द इक्विलिब्रियम, अब ये सफिशिएंट कंडीशन हो गई क्या, किसके लिए सफिशिएंट कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। दिस कंडीशन इज सफिशिएंट, दिस कंडीशन इज नेसेसरी। ये तो नेसेसरी है ही, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल if z is maximum, z is यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कंसेप्ट कहां से लाता है मिनिमम और मैक्सिमम का, कि पोटेंशियल एनर्जी सॉरी z मिनिमम होने पर स्टेबल होगा, कहां से, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, राइट। मैंने वहां से बताया था कि कोई कर्व इस पर मूव करेगा तो यहाँ है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमा यानी हाइट मैक्सिमा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे अनस्टेबल था, है स्टेबल था, राइट। खैर ध्यान करिए पुराना, देन d2z ओवर d थीटा 2 मैक्सिमम के लिए नेगेटिव एट थीटा इक्वल टू 0, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है फर्स्ट और सेकंड। ये किसके लिए, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल कब, z कैसी हो, मैक्सिमम। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट, इफ देखना, z इज द डेप्थ, हाइट की जगह क्या हो जाए, डेप्थ हो जाए, z इज द डेप्थ, देन कंडीशन इज रिवर्स्ड, देन सफिशिएंट कंडीशन,
then sufficient condition for stable, for equilibrium is stable, for equilibrium is stable or unstable is reversed, कंडीशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स। मींस जो यहाँ कंडीशन देखना, रिवर्स का मतलब तो दैट इज, अगर इफ कैसा, दैट इज, ये कह दीजिए दैट इज d2z/d θ2, देखना रिवर्स कर रहे हैं अब हम इसको, ये इस पर मिनिमम पर है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 एट थीटा इक्वल टू अल्फा, किसके लिए बताओ, रिवर्स, ये क्या था, स्टेबल, तो क्या हो जाएगा, then equilibrium is stable, imply that equilibrium is unstable, पहले क्या था, ये स्टेबल के लिए था, कंडीशन रिवर्स हो गई, राइट। यानी स्टेबल के लिए कहना चाह रहे हो तो दो तरीके हैं, अगर स्टेबल कहना चाह रहे हो तो इसको ये कह दो, तो कह देना इक्विलिब्रियम इज स्टेबल हो जाएगा, सब कंडीशन रिवर्स कर दी, राइट। और एंड d2z/d θ2, इस माने स्टेबल था तो इस पर क्या कर दिया, स्टेबल, और ग्रेटर देन 0 एट थीटा इक्वल टू अल्फा, इंप्लाई दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। बेटा सारा फंडामेंटल इसका खत्म, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अब क्वेश्चंस निकाल लीजिए, पहले मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं, राइट, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। एक लॉन्ग क्वेश्चन कराता हूं, मेरी तरफ से इसका फंडामेंटल कंप्लीट है, ओके। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, टू इक्वल यूनिफॉर्म rods are firmly jointed at one end, एक पॉइंट पर फर्मली जॉइंटेड है, जुड़ी हुई है, शो दैट एंगल between them is अल्फा, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है, एंड दे रेस्ट in a vertical plane, rest in a vertical plane on a smooth sphere, of radius r, इसकी रेडियस क्या है, r है, so that they are in
ए स्टेबल, इन ए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम according as the length of rod, according as the length of rod is greater than or less than 4r cosec alpha. This question. ठीक, देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा, समझिएगा, है ना, इजी है, बस समझ में आ गया तो सब कुछ इजी, नहीं तो जानते ही। देखिए मैंने क्या किया, ये कह रहा है 2 यूकल यूनिफॉर्म रॉड्स आर फर्मली जॉइंटेड एट वन एंड, है ना, 2 रॉड मैंने ये ले ली और ये क्या क्या कह रहा है ना, वन एंड, so that angle between them alpha and they rest in a vertical plane on a smooth sphere of radius r. ये है स्मूथ स्फीयर, राइट, और इस स्मूथ स्फीयर पर 2 रॉड रखी हुई है, देखिए ये इस टाइप से, ये नहीं है रॉड, मैं यहां बनाता हूं, ये है 2 रॉड, राइट, ये 2 रॉड है ए बी, ये ए बी सी, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना वो अल्फा है, राइट, दिस एंगल इज अल्फा। और मैंने क्या किया जरा देखिए, देखिए इधर, मैं ये कहता हूं कि इन ये एंगल 90 डिग्री रेडियस है, सर्किल पर कहीं भी कोई भी टेंजेंट हो तो टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल भी 90 डिग्री का, राइट। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिस लाइन, मैंने ये सेंटर ले लिया, ठीक। ए बी जो 2 रॉड है ना, ए बी और ए सी जो 2 रॉड है, इनका वेट कहां पे काम करेगा, इस सिस्टम की सीजी पर, और जो ये सिस्टम है ना, ये 2 रॉड का, और यहाँ जो एंगल अल्फा, और कोई एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा बाई 2, तो सीजी जो होगी वो इस बाइसेक्टिंग एंगल की लाइन पर होगी, राइट। तो सीजी कहीं इस लाइन पर होगी, और वो कहां होगी वो भी सुन लीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप से ये सिस्टम रखा हुआ है, फिर क्या स्टडी करेंगे आप बताइए, ये मैंने तो ऐसे रख दिया सिस्टम, राइट, क्या स्टडी कर सकते हो इसमें बताओ, जब तक डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं तब तक आप कैसे निकाल लेंगे भाई, किसमें डिस्प्लेसमेंट, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मैंने ले लिया, तो डिस्प्लेस पोजीशन ले ली मैंने, स्लाइटली डिस्प्लेस, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, राइट, ठीक है। अब अगर एक बात जरा देखें, इस रॉड ए बी, रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म, यूकल एंड यूनिफॉर्म, तो मैंने मान लिया लेट ए बी यूकल टू ए सी यूकल टू 2 है, दोनों रॉड की लेंथ 2 है, सीजी जो होगी वो दोनों रॉड के मिड पॉइंट पर होगी, तो ए बी की सीजी रॉड की इसके मिड पॉइंट पर होगी, मान लीजिए कहीं मैंने मान लिया ए बी की सीजी, और ये सी और ये बी, राइट, इसकी सीजी कहीं यहाँ पर है डी, और इसके इस मिड पॉइंट पर है ई पर, इस लाइन को मैंने मिला दिया, और ये जी, ये जी जो होगा इन दोनों की कंबाइंड, ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम की जो सीजी होगी वो कोई इन दोनों के डी और ई जो मिड पॉइंट है इनको मिलाने वाली लाइन के यहाँ जी पॉइंट पर होगी। अच्छा एक और बात, ये जो होगा ना एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो ये डी, डी और ई, और ये कैसा होगा, वर्टिकल होगी एओ, क्योंकि सीजी पे ही तो वेट एक्ट करेगा, और वेट की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑलवेज वर्टिकली 90 डिग्री, तो ये एओ कैसी हो जाएगी, वर्टिकल, जब एओ वर्टिकल है तो ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक। चलिए अब देखिए, बस यही था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्लियर कर लो, 2 यूकल यूनिफॉर्म रॉड्स आर फर्मली जॉइंटेड एट वन एंड पर जुड़ी हुई है यहाँ पर, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल पूरा अल्फा है,
आगे कह रहा है दे रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन ऑन ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस ये कितनी है, आर है, राइट। और मैंने ये एंगल कितना हो गया बताइए, दिस एंगल इज अल्फा बाई टू, जगह कम है, अल्फा बाई टू, और ये एंगल भी कितना, अल्फा, पूरा एंगल कितना है ये, अल्फा, बाइसेक्ट, राइट। जरा देखें, एक बात सुनना देखिए हमने क्या किया, डिस्प्लेस पोजीशन ली गई, राइट, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसकी रेडियस आर, और जी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस एंगल इज थीटा, और ये 90 डिग्री, राइट। मैंने क्यों लिया डिस्प्लेस पोजीशन बताइए, वो इसलिए लिया मैंने यहाँ डिस्प्लेस पोजीशन, क्यों, क्योंकि हमें हाइट के बारे में बात करनी है। एक और बात छोड़िए, हाइट की भी बात छोड़िए, हमने अभी क्या कहा था, जेड टेस्ट में लिखा था, जेड टेस्ट में हमने कहा था, जब उसको निकाल के लाए थे नेसेसरी कंडीशन, तो वर्चुअल वर्क का यूज किया था, राइट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जिसमें लिखा था -w इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अभी ड्राइव किया है जस्ट, पीछे बताया अभी अभी बताया जस्ट, ठीक, बाय दैट। तो जरा देखिए, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, राइट, ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने। और देखिए मैंने इसको कह दिया, यहां पे इस पॉइंट को कह दीजिए एस एल, राइट। देखिए लेट जी एन परपेंडिकुलर टू कौन सी लाइन, ओ एस, दैट इज एंगल जी एन ओ, एंगल जी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड लेट हमने मान लिया एंगल जी ओ एन इक्वल टू थीटा, दिस एंगल इज थीटा, राइट, ठीक है। बाकी बताई दिया, सेपरेटली रॉड ए बी की सीजी डी पर, ए सी की सीजी ई पर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, तो कमांड सिस्टम जो किसका है, रॉड का, उसकी सीजी किस पर, जी पर, और रॉड का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जरा देखो यहां से सुनिए, हाँ जी, चलिए जेड निकालिए, मैंने मान लिया लेट जेड बराबर जी एन, जेड बराबर जी एन है, और जेड क्या कहा था, फंक्शन ऑफ थीटा, वही निकाल रहा हूं जो अभी बताया था, बताओ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लीजिए cos थीटा इक्वल टू आधार बटे काट, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बताओ, जी एन ओ कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बताओ जी एन अपॉन जी ओ, तो जी एन बराबर जी ओ साइन थीटा, और जी एन बराबर किसके, जेड के, तो जेड बराबर जी ओ साइन थीटा, और जेड जी ओ को क्या लिख सकते हो बताओ, जी ओ, दिस जी ओ, ये वाला जी ओ, जी से ओ तक की डिस्टेंस है ए ओ माइनस ए जी, क्या लिख दिया मैंने, ए ओ माइनस ए जी साइन थीटा, राइट। ये मुझे चाहिए ये ओजी, ओजी को क्या लिख दूं मैं, ओ ए में से ये ए जी घटा दीजिए, है ना। अब निकाल लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो जरा ये डाल दीजिए फर्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने इधर वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए ओ, ये भी तो 90 डिग्री है, ए ओ एल, ए एल ओ, ए एल ओ, ए एल ओ, बताइए कॉसेक साइन अल्फा वाई,
साइन अल्फा बाई 2। तो ये नॉर्मल और ये हाइपोटेनियस AO। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, OL अपॉन AO। तो AO बराबर कितना, OL कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2। तो AO बराबर R कोसेक अल्फा बाई 2। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल AGE, इन राइट एंगल ट्राइंगल AGE, इन राइट एंगल ट्राइंगल AGE कॉज अल्फा बाई 2। देखो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल यार, AGE ये 90 डिग्री है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और AE बराबर किसके है, अगर CG थी तो AE बराबर AD बराबर A, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ 2A बराबर A। तो कितना आ जाएगा बताओ, कॉज अल्फा बाई 2 बेस अपॉन बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस AE, बेस कितना AG अपॉन AE, और AE की जो वैल्यू है वो A है, तो AG बराबर A कॉस अल्फा बाई 2। आ गया जेड निकल के थीटा के टर्म्स में। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जेड इक्वल टू, यहां रख दो AO की वैल्यू R कॉसेक अल्फा बाई 2 माइनस A कॉज अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा। राइट, जेड इज द फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, और जेड क्या है, हाइट है। तो देखिए फॉर स्टेबल, फॉर नेसेसरी, फॉर स्टेबल एज, फॉर इक्विलिब्रियम एज, पता नहीं क्या, इक्विलिब्रियम एज, स्टेबल, नेसेसरी कंडीशन और अनस्टेबल, क्या कहा था, dz ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। तो dz ओवर डी थीटा निकाल लीजिए ना, कितना आ जाएगा, R ये तो अल्फा है ना यार, इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, अल्फा केवल यहीं पर, थीटा यहीं पर है, तो कितना cos थीटा इक्वल टू 0। अब एक बात जरा देखिए, क्योंकि R cosec अल्फा बाई 2 माइनस A cos अल्फा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। वजह जरा देखो इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनाया था मैंने, इस डायग्राम में ये O और ये A, AO देखिए जरा, AO बराबर क्या है, R cosec अल्फा बाई 2 निकालिए ना, यहाँ देखो ना, R AO, और ये क्या है AG, यानी ये G और ये AO, अगर ये इक्वल 0 हो गया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बते क्योंकि O AO इज नॉट इक्वल टू AG, इसलिए कभी होगा नहीं। राइट, तो इम्प्लाई दैट ये तो 0 होगा नहीं, वजह वजह क्योंकि AO इज नॉट इक्वल टू AG। जब और इन दोनों का मल्टीपल 0 है, तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0, और अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। राइट, ये वैल्यू हो गई थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, आगे बढ़िए अब क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालिए नाउ, d2z ओवर डी थीटा 2। देखो ये यही तो है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, r cosec अल्फा बाई 2 माइनस A cos अल्फा बाई 2। इस cos का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। राइट, ये आ गया सब साइन थीटा, और यहां माइनस। राइट,
अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जा रहा हूं मैं फटाफट। देखिए अब एक बात जरा देखिए, डी टू जेड, सॉरी थीटा है, डी टू जेड ओवर डी थीटा टू, राइट, इक्वल टू कितना, माइनस आर कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस ए कॉज अल्फा बाई टू एट थीटा बराबर पाई बाई टू। अगर थीटा बराबर पाई बाई टू है, डायग्राम जो था उस डायग्राम पर गौर करिए। मेन है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सवाल कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा, यही तो मैंने जी से परपेंडिकुलर डाला था यहाँ, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू। अब ये थीटा अगर पाई बाई टू है तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, तो अब डायग्राम फिर ऐसा बनेगा ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन एओ परपेंडिकुलर हो जाए। इसका मतलब क्या है, तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल, ये नेसेसरी कंडीशन से आया था निकल के, यहीं लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल, एओ इज वर्टिकल, एओ कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तो बस अब जरा देखिए, यहां देखिए कितनी मजेदार बात है। द इक्विलिब्रियम, देखना, द इक्विलिब्रियम, बस ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज जेड, अकॉर्डिंग एज ये जेड इज मिनिमम, जेड कैसी हो, मिनिमम और मैक्सिमम, और मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहीं से इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, दैट इज, समझिएगा, मैं इधर रफ कर रहा हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज, एस, बताओ एस क्या, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। अकॉर्डिंग एस, देखना जरा, अकॉर्डिंग एस पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमम, तो कितना, अकॉर्डिंग एस डी टू थीटा ओवर डी टी टू ग्रेटर देन जीरो, और डी टू जेड ओवर डी थीटा टू इज लेस देन जीरो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, राइट। बस तो क्या, दैट इज इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल एज क्या, अब बताओ दिख गया होगा सबको, एस क्या बेटा, देखिए यहां से ये कब होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहीं से आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ, माइनस अंदर ले जाओ, तो आर कॉसेक अल्फा बाई टू प्लस ए कॉज अल्फा बाई टू, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, राइट। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई इससे, यानी घटने वाली वैल्यू छोटी हो, जैसे मान लो कि कहीं मान लो
ये है C माइनस डी है, तो अगर मान लो C बड़ा हो जाए D से तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहीं से देखिए, है ना, अकॉर्डिंग एस मैंने क्या कह दिया यहाँ से, a cos अल्फा बाई टू, a cos अल्फा बाई टू बड़ा है, ग्रेटर किससे? r cosec अल्फा बाई टू, और लेस देन, खत्म, दोनों बात आ गई। क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है? और, तो अगर ग्रेटर है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये कंसेप्ट आ गया, राइट? ठीक है, बस सॉल्व इट। अब क्या है आंसर? चलिए ठीक है, कितना बच्चों, इसको क्या लिख दें हम? एस, यहीं से लिखते जाना आप, ये सारी लैंग्वेज यही, एस, एस क्या लिख दें? ए ग्रेटर देन और लेस देन आर कॉसेक अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू। सेम लैंग्वेज, 2a ग्रेटर देन लेस देन, 2 से मल्टीपल कर लिया, 2r, है ना, 2r, और इसको नीचे ले आओ, कितना? साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे लिख लो। सेम लैंग्वेज, 2a ग्रेटर देन ये लेस देन, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लो, 4r, तो कितना? 2 साइन अल्फा बाई टू और कितना बेटा? कॉज अल्फा बाई टू। हाँ या ना? क्या इसको क्या लिख सकते हैं? 2a इज ग्रेटर देन और लेस देन 4r, और ये क्या बन जाएगा बताओ फॉर्मूले से? साइन, साइन अल्फा बाई टू है, साइन अल्फा, कितना? 2a इज ग्रेटर देन और लेस देन 4r कॉसेक अल्फा, राइट? और ये 2a क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, यानी लेंथ ऑफ रॉड अगर बड़ी है किससे? इससे, तो स्टेबल, और छोटी है तो अनस्टेबल, यही तो क्वेश्चन है ना? तो ये बाकी सब कुछ ऐसे ही लैंग्वेज लिखते आइए। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, राइट? ठीक।